अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं हसनैन लियाकत। आज पाकिस्तानियों के लिए एक और खूबसूरत दिन है। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी और उसके बाद पाकिस्तानियों ने उम्मीदें लगा ली थी साउथ अफ्रीका से कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे, और आज न्यूजीलैंड ने ना सिर्फ साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी बल्कि एक भारी भरकम मार्जिन के साथ साउथ अफ्रीका को शिकस्त हुई। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 357 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 167 रन पर ढेर हो गई और यूं न्यूजीलैंड को 190 रन की शिकस्त हुई। और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो रन रेट का फर्क है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिन तरीकों को लेके, जिन सिनेरियोज पे पाकिस्तान अगर खेलेगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर यह है कि बेंगलोर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के माबेन जो होगा सैटरडे को, उसमें बारिश के इम्कानात भी हैं। और क्या बारिश किस हद तक उस मैच को डिस्टर्ब कर सकती है। 10 बजे वो मैच स्टार्ट होगा पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक, और तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे तक उसका कट ऑफ टाइम होता है। जो बारिश है वो 2 बजे से लेके 6 बजे तक और उससे ऑनवर्ड जो है उसके 80% चांसेस हैं। और 50 ओवर्स में अगर दोनों टीम्स 20-20 ओवर्स खेलती हैं तो उसके बाद ही फैसला होता है। और पाकिस्तान के लिए बारिश का होना साजगार है या नहीं है, इस तमाम तर के ऊपर बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जनाब ज़ीशान नादिर साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ज़ीशान भाई। और उनके साथ साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जनाब हसन रजा साहब। 37 सेंचुरीज हैं इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और पाकिस्तान की जानिब से कम उम्री में इन्होंने डेब्यू किया था, वो रिकॉर्ड आज भी इनके पास है। और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब बदीउज़्ज़मान साहब। बदी भाई आपको भी खुशामदीद कहते हैं। स्टार्टिंग विद हसन भाई। हसन भाई, आज का मैच एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल मुताबिक हुआ या फिर बहुत ही ज़्यादा लो होगी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो आज बिल्कुल फाइट नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान की तरह खेल रही है। देखिए, जब भी स्कोर बोर्ड पे जब रन्स लगे होते हैं पहाड़ जैसे 400 रन अगर लगे 50 से गेम में, या फिर 357 रन लगे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि टॉप ऑर्डर को खेलना पड़ता है और प्रेशर हमेशा से जो है फिर वो अपोजिशन साइड पे आता है। यही चीज़ थी कि साउथ अफ्रीका जिस तरह से पोजीशन पे टॉप कर रहा है अभी, और जो इस तरह टूर्नामेंट में उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं इंडिविजुअली देखें प्लेयर्स की आउटस्टैंडिंग है। अगर डी कॉक से शुरू करें हम बात, तो बहुत ही क्लास बैटिंग कर रहे हैं वो। हम मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं थ्रू आउट वर्ल्ड कप में। मॉडर्न क्रिकेट क्या होती है कि फ्रंट फुट पे पुले मार रहे हैं वो जाके, और बैक फुट पे तो खेलने का मौका नहीं दे रहे अपने आप को। जितने भी शॉट्स हैं देखें आप, थोड़ा सा लेंथ बॉलिंग होता है, आउटसाइड ऑफ स्टंप कट खेलते हैं, उसके बाद जहाँ स्टंप्स पे बॉल आती है बॉडी है बॉल वहाँ प्रॉपर पुल करके खेलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग चौथी अपनी सेंचुरी की उन्होंने कैरियर की 50 ओवर्स के गेम में। और इससे पहले याद रहे सबको कि रिटायरमेंट दी हुई है ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने पहले से ही वर्ल्ड कप खेलने से पहले रिटायरमेंट दी हुई है, वो अभी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे, इन फॉर्म बैट्समैन लग रहे हैं। तो जवाब साहब ने हिंट भी दे दी थी कि ये मैन ऑफ द मैच होंगे, ये मैन ऑफ द मैच होंगे। और मैंने शायद हाँ मिलर क्लियर का बोला था, उन्होंने 50 रन की इनिंग्स खेली, अच्छी इनिंग्स खेली, क्योंकि टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा खेल गया था। ड्यूसन जो है वेंडर ड्यूसन, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कंटिन्यू। और ये हम क्वालिटी बैटिंग बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारी थ्रू आउट देखें। अगर ऑस्ट्रेलिया मैच 2 मैच हारा, उसके बाद फिर सारे फॉर्म में आ गए। न्यूजीलैंड में कॉनवे रविंद्र ने पहले मैच में की थी पार्टनरशिप में, वो भी स्टिल खेल रहे हैं बड़ा अच्छा। फिर भाई एक साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है कि जो टॉप ऑर्डर है थ्रू आउट उनका नाकाम नहीं हुआ है, वो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर चल रहे हैं बैटिंग में भी। और फिर बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग में भी आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। वही महाराज जो है जिस तरह से पिच पे टर्न भी मिल रहा था, 4 विकेट्स लिए उन्होंने। तो ओवरऑल देखें तो ऐसे टाइम पे 50 ओवर्स यूटिलाइज करने का ये मौका होता है कि जैसे जैसे आप पॉइंट टेबल अच्छा हो रहा है और दूसरी टीमों को प्रेशर में डाल रहे हैं, तो ये वो प्रेशर है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो वन साइड मैच हार गई है इसमें। ज़ीशान भाई, जिस तरह का मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह का मैच हुआ नहीं है, नेल बाइटर नहीं हुआ, एक वन साइड मैच हुआ। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया कि न्यूजीलैंड एक बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका से हारा। देखिए, अगर आप जैसे हसन भाई ने बात की है, साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो परफॉर्म कर रही है। जब बड़ा स्कोर होता है आपके टॉप ऑर्डर को स्कोर करना पड़ता है। यहाँ पे आपने देखा रविंद्रा आज नहीं खेल पाए, उस तरह की उन्होंने इनिंग्स नहीं खेली। थोड़ा सा उनको आप कह सकते हैं कि हार्ड लक भी है कि उन्होंने शॉट खेली, 6 भी हो सकता था, वो आउट हो गए। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो उनका कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो उनके टॉप ऑर्डर में नहीं, उनके मिडल ऑर्डर में है। टॉप ऑर्डर में सिर्फ रविंद्रा स्कोर कर रहे हैं, नीचे मिचल स्कोर करते हैं, नीशम स्कोर कर देते हैं, फिलिप स्कोर कर देते हैं, बीच में उनके भी जो है वो स्कोर नहीं हो रहा। इतने बड़े अगर आप टारगेट को चेज़ करने जाएंगे तो वही वाली बात हम थोड़ी देर पहले हसन भाई के साथ ये बात कर रहे थे कि आप ना फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं ना बैक फुट पे खेल रहे हैं। आप आए हैं और सिर्फ खेलना जा रहे हैं कि जैसे भी हो मैं बस शॉट खेलूँ, क्रॉस खेलूँ, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलूँ। इस तरह अगर आप खेलेंगे तो इस तरह नहीं होगा। बात हम देखें, अगर आप इंग्लैंड की बात लास्ट प्रोग्राम में जब मैं आया तो मैंने की कि वो भी ना कंडीशंस को देख रहे हैं ना पिच को देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे। यहाँ पे भी इन्होंने वही गलती की न्यूजीलैंड ने। अगर आप इनका पिछला मैच देखें, इतना अच्छा खेलें, कंडीशंस को उन्होंने पूरी तरह अपने पास रखा।
हार्ड लक हुई, 5 रन से हार गए, लेकिन आज बिल्कुल वो साइड ये लगी नहीं कि ये वो वाली बैटिंग साइड है। तो थोड़ा सा इनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी पहले 3 मैचों के बाद बिल्कुल नीचे गिरती जा रही है। हमें फ़ायदा है पाकिस्तान को, लेकिन अभी पाकिस्तान जो है वो लगता है कि बहुत दूर है। अभी दिल्ली बहुत दूर है। चले जी, दिल्ली बहुत दूर है। अच्छा, मैं स्ट्रेट अवे बदी भाई आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो कि आज से 4-5 दिन पहले वर्ल्ड कप की गेम से बिल्कुल बाहर था, अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हार गया, लेकिन ये जो इफ एंड बट्स का खेल है और वेज एंड सिनेरियोज जो निकलते हैं सेमीफाइनल की दौड़ में, ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद देता है। हमने देखा 92 से लेकर 2022 तक ये इसी तरह से पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है। भाई ये तो बातें हैं जो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आप अभी इन्होंने बात की कि देखिए न्यूजीलैंड की टीम की परफॉर्मेंस जो है 2-3 मैचेस से जो है वो वैसी नहीं हो रही। आप देखिए इंडिया के खिलाफ कितना क्लोज वो जाके आ रहे हैं। फिर आप अगर उनके साथ अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच देखेंगे, सिर्फ 5 रन से आ रहे हैं, वो मुसलसल रन कर रहे हैं। असल में थोड़ा सा उनका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सिर्फ उनकी बॉलिंग में आ रहा है, जिसकी वजह से वो उनकी बॉलिंग इन रन्स को रोक नहीं पा रही है। थ्रू आउट अगर उनकी बैटिंग देखें तो सिर्फ आज के मैच से में वो नाकाम हुई है, वरना हर मैच में उनकी बैटिंग जो है वो तसलसल के साथ जो है वो परफॉर्म कर रही है। मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ। अब देखिए पाकिस्तान का मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है, और पाकिस्तान जैसी क्रिकेट खेले, एक बांग्लादेश से हम मैच जीते हैं और उसके बाद देखें कि हम पता नहीं अपने आप को क्या समय फ़खर को हम कहाँ उठा के लेके गए, और हम पिछले 14-15 मैचेस की परफॉर्मेंस को भूल चुके हैं और कहते हैं जी कि उसने तो कमाल कर दिया। देखें, जब आप बड़ी टीमों के साथ टकराते हैं, बड़ी टीमों के साथ इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि वहाँ आपने रन किए। आप न्यूजीलैंड को हल्का नहीं समझ सकते। पाकिस्तान के खिलाफ अगर उनके 4 को मैच है, आप देख लीजिएगा कि जिस तरीके से वो, देखिए ये जो टीम है ना, ये तो हारती हैं और उसके बाद अपने प्लान को चेंज करती हैं कि भाई हम क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं। तो ये वो चीज़ें आज उनका थ्रू आउट अगर आप बैटिंग देखें तो सारे जो है नाकाम हुए, चाहे वो रविंद्रा हो, चाहे वो लेथम हो, उसके ऊपर जो है कॉनवे जो उनसे रन नहीं हो रहे, फिर यंग से रन नहीं हुए, आज से फिलिप ने रन किए, और नीशम जिसने पिछले मैच में बड़ा अच्छा किया था उससे रन नहीं हो रहे। तो आज उनकी बॉलिंग शुरू किया, अगर आप 6-7 ओवर देखें न्यूजीलैंड की तो बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की है, रन नहीं निकलने दिए। लेकिन वहाँ जब आप डॉसन की बात करें, फिर आप डिकॉक की बात करें, तो उन्होंने बहुत तामुल के साथ बड़ी अच्छी इनिंग खेली। जब उनकी विकेटें बाकी थी तो फिर उन्होंने चांस भी एक सवाल है, अगर जिस तरह आप डॉसन को देखेंगे या डिकॉक को देखते हैं, स्टार्ट में बहुत फंसते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद एकदम से वो एक्सेलरेट करते हैं। आखिरी 20 ओवर्स में आज भी तकरीबन उन्होंने 150 या 170 रन जोड़े, आखिरी 10 ओवर्स में 119 रन बनाए। तो पाकिस्तान जब इस तरह का स्टार्ट करता है, पाकिस्तान का हमने देखा है पिछले 6-7 मैचेस में 150 रन तो हमारे 30 ओवर्स में हो जाते हैं, लेकिन हम फिर कोलैप्स हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए सारी यही है कि अपना हसनैन भाई, आपने भी देखा होगा कि हमारे जो अगर हमारे टॉप ऑर्डर ने रन्स किए तो मिडिल ऑर्डर रन नहीं कर रहा, मिडिल ऑर्डर रन्स कर रहा है तो हमारा लोअर ऑर्डर जो है वो नाकाम हो जाता है। तो हमारे पास अगर ये जो टीम है जिसने बांग्लादेश के खिलाफ जीता है, उसमें अगर आप देखें तो आपके जो 5-6 जो बैट्समैन हैं, उसके बाद आपका जो लोअर ऑर्डर है वो इस काबिल नहीं है कि एक अगर ऊपर से 4-5 आउट हो जाएं तो आपकी रन्स कर जाएंगे। जनूबी अफ्रीका में ये बात है कि देखिए उनके कभी कोई डिकॉक रन कर रहा है, कभी डॉसन रन कर रहा है, कभी क्लासन रन कर रहा है, और फिर कभी जो है उनका मैक्रॉन जो है वो रन कर रहा है। तो वो तसलसल के साथ उनकी सारी टीम परफॉर्म कर रही है, सिवाय उनके कप्तान के, क्योंकि कप्तान से पहले जो उन्होंने ओपनर लेके आए थे हेंड्रिक्स, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन कप्तान है इस वजह से ये इन है। तो मेरे ख्याल में, और उनकी जो बॉलिंग है इस वक्त अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड कप के उसमें टीमों में देखें तो एक भारत की बॉलिंग और दूसरा जो है वो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, मुझे डिसिप्लिन बॉलिंग नजर आई है पूरे इस वर्ल्ड कप में। देखिए उन्होंने भी जो रबादा को दोबारा लेके आए, उन्होंने जो है शमसी को बाहर किया, महाराज उनका बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और सबसे जो ये वैसे आपको मेरी बात याद आई होगी कि मैंने आपको परसों एक प्रोग्राम में भी बोला था, जिस प्रोग्राम में मैं और आप दोनों ही एज ए जो है गेस्ट मौजूद थे, कि आप देखिएगा कि रबादा वापस आएंगे और शमसी बैठेंगे। शमसी का काम सिर्फ पाकिस्तान को हराना था। एक बात और दूसरा ये है कि एक जो सबसे ज्यादा मुझे इस वर्ल्ड कप में मुतासिर किया है वो उनका जो फास्ट बॉलर है जनूबी अफ्रीका का, मार्को यानसन, क्या नाम, एडिसन। कमाल की वो बॉलिंग कर रहा है। उसकी बॉलिंग जो है मेन फर्क है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ देखे कैसी बॉलिंग की, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी बॉलिंग की, उस तमाम टीमों के खिलाफ उसने बड़ी ऐसी विकेट, हम कह रहे हैं जी बैटिंग विकेट है, उस पर रन्स बन रहे हैं, भाई वो भी तो बॉल कर रहा है। वो किसी भी मौके पर बैट्समैन को मौका ही नहीं दे रहा इधर उधर बॉल करे। वो
स्टंप के बीच में बॉल कर रहा है, उसकी अंदर भी बॉल आ रहा है, बाहर भी निकल रहा है। हमारे वाले क्या करते हैं कि चाहे वो आर.एस. रऊफ हो या शाहीन शाह अफरीदी, अगर आपको 1-2 ओवर में विकेट नहीं मिली तो इतना गुस्सा आ जाता है कि जैसे हम जो ना बैट्समैन को जो है फाड़ फूड़ देंगे। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहां आपने अगर जीतना है तो मेरे ख्याल में अभी भी अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड का रन रेट हमसे ऊपर है और हम नीचे हैं। फिर ठीक हो हम गया। कह रहे हैं जी कि हम न्यूजीलैंड को हरा कर पहुंच जाएंगे। अफगानिस्तान लाइन में लगी हुई है भाई, पीछे उसके श्रीलंका लाइन में लगी हुई है। हमें सिर्फ सर पाकिस्तान नजर आता है। अच्छा सर, बॉलिंग की जब बात की है बदी भाई ने, हसन भाई, जी। तो जिस तरह बदी भाई बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने पहले क्लिक नहीं किया था, अब वो क्लिक कर चुकी है। आप देखिए कि साउथ अफ्रीका ने हर बॉलिंग के खिलाफ रन्स किए हैं। एक पाकिस्तान की बॉलिंग है कि जिनके खिलाफ उनको 270-80 रन करने में बड़ा प्रॉब्लम हुआ। नहीं, क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा हुआ ना पाकिस्तान टीम पे पिछले मैचेस में। उससे पहले साउथ अफ्रीका वाले पहले मैच तो क्या क्या चीज़ें सामने आ रही थी। चीफ सेलेक्टर ने रिजाइन दे दिया है, मिकी आर्थर की कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, पीसीबी से नहीं बन रहा, चेयरमैन की लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो लास्ट मैच जब आया उसमें स्ट्रेंथ नज़र आ गई है, क्योंकि आने वाले मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एक्सपेक्टेशन यही है लोगों की कि यार ये टीम जो है पाकिस्तान टूर्नामेंट में रहे स्टिल और परफॉर्मेंस दें, उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आए। तो वही बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है। हम डिजर्व करते हैं टूर्नामेंट में रहना। टूर्नामेंट में रहना, जितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं मेरे ख्याल में अल्लाह करके हो जाएं तो बेहतरी होगी पाकिस्तान के क्रिकेट की, वरना उतार पिछाड़ तो वो चल रहा है थ्रू आउट, आपको पता है। और खुदा न खास्ता हारेंगे तो उसके बाद भी चलता रहेगा। जो डिबेट चल रही है आजकल पीसीबी की चेयरमैन साहब की और बाबर जो कैप्टन हैं और सलमान जो हैं, उनकी सारी चीज़ें हो रही हैं। मगर ओवरऑल जब आप जीतते हैं तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं। अगेन बॉलिंग में यही था कि जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले तो वहाँ पर स्ट्रेंथ नज़र आई थी आपकी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, सबने बॉडी लैंग्वेज देखें, कैचेस में सब जान मारे थे और कैप्टनसी जो है डिफरेंट नजर आई थी। मेन इंपॉर्टेंट होती है कि 11 प्लेयर्स को मैंने किस तरह से यूटिलाइज करना है। वहाँ पर चेंज ऑफ पेस जो किया था लास्ट बाबर आजम ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वहाँ पर 2 विकेट्स अगर नहीं मिली हैं, 3 विकेट्स तो दूसरे बॉलर को लेके आ गया, हारिस को लेके आ गए। और फिर वसीम जूनियर जो है उनका आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करना स्पेल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे अगर कैप्टनसी में रोटेशन आप करते रहेंगे तो टीम जो है कहीं ना कहीं क्लिक करती है। अदर दैन ये नहीं कि आप उसामा को लगाया तो आपने 6 ओवर उनको लगा के रखा है, इफ्तिखार को आपने लगाया तो पूरे ओवर वही करे जा रहे हैं। क्विक चेंजेस होती हैं जहाँ से आपको विकेट मिलती है, फिर आप ब्रेक थ्रू करते हैं और मैच में आते हैं। तो पहले से स्टैंड बड़ी है। अब जिस तरह साउथ अफ्रीका की बात करी बॉलिंग में, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी उन्होंने। देखिए टारगेट बॉलिंग करते हैं इंडिया वाले जो हैं, वो भी टारगेट बॉलिंग कर रहे हैं। एक कैप्टन होता है, बॉलर्स का बॉल देता है कि यहाँ पर हिट करनी है बॉल और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें करनी है। फ्रंट फुट पर अगर बैटर्स को ड्राइव खेलने जाता है तो उस पिच के मुताबिक आपको जो है पुल कराते हैं वो बॉल, और वहाँ पर जो है बैट्समैन आउट भी होता है। अब्दुल्ला शफी की मिसालें देखें, पुल शॉटों पे आउट हुए, इमाम उल हक को देखें पुल शॉटों पे आउट हुए। तो कहीं ना कहीं बॉलर्स और कैप्टन में ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग होती है जहाँ वो कॉन्फिडेंस देता है बॉलर्स को और कहता है कि यहाँ मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, वहाँ मिलता है। तो अब आने वाला मैच है पाकिस्तान का, दोबारा कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको जीतना है तो आपको कैप्टनसी से जीतना पड़ेगा, मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका का देख लें और ऑस्ट्रेलिया पीछे लाइन में लगा, वो किस तरह से खेल रहा है। तो बड़ी अच्छा लर्निंग प्रोसेस होगा और बाबर आजम के लिए स्पेशली बड़े टफ मैचेस हैं 2। जिशान मार्को यान्सन की बात करूंगा। जिस तरह की तारीफ की उनकी बदी भाई ने, वो तारीफ के लायक है, लेकिन वो सिर्फ बॉलिंग नहीं करवाते, वो बॉलिंग भी ओपन करते हैं और तकरीबन 140-42 के पेस से बॉल करते हैं। और ऊपर से जब वो 6-7वें नंबर पे आते हैं वो टीम को रन्स भी करके देते हैं। उन्होंने बड़े खूबसूरत 70-75 रन्स बनाए थे पिछले दिनों में। एक बहुत ही क्वालिटी ऑलराउंडर यान्सन की शक्ल में मिला साउथ अफ्रीका को। इसी तरह आप देखिए न्यूजीलैंड रविंद्रा को लेके आया, वो परफॉर्म कर गए। इंडिया में शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर हैं। पाकिस्तान क्या लेके गया? देखिए यान्सन को आप देखिए, पहले तो उनको हाइट का बहुत एडवांटेज है। 6.8 उनकी हाइट है, 6 फीट 8 इंचेस। वैसे मैं मुजम्मत करता हूँ, उनके कप्तान उन तक पहुंच ही नहीं सकते। इरफान का मुकाबला कर लिया उन्होंने, इरफान का किया, लेकिन मेरे ख्याल से इरफान और इनकी बॉलिंग में थोड़ा सा वो फर्क है। इनके पास जो वैरायटी है वो ज्यादा है, बॉल इनका अंदर आता है, जो कि बैट्समैन को हमेशा जो है वो मुश्किल आती है उसमें। जहाँ तक आपने इनकी बैटिंग की बात की, हमारे पाकिस्तान में आपने कहा हमें शौक बहुत है, शाहीन को भी बहुत शौक है बैटिंग करने का, वहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे वो पिछले मैच में आउट हुए स्पिन पे, नो डाउट हम समझते हैं कि चले बॉल मुश्किल था, लेकिन अगर आप टांगे जोड़ के खेलेंगे और बॉडी से दूर खेलेंगे तो नहीं, मुश्किल नहीं था, वो खुद ही वो मुश्किल बना दिया उन्होंने। अच्छा, जो मैंने देखा है कि फर्स्ट क्लास में भी पाकिस्तान टीम में भी जितने बॉलर होते हैं उनको बैटिंग का बहुत शौक होता है नेट पे, और वो नेट पे फास्ट बॉलर को बहुत शौक होता है नेट पे। मगर मैच में फिर जब ज्यादा डबल पेस बॉलिंग आ रही होती है तो वो हाफ हिट खेल गए थोड़ा सा। देखिए बिल्कुल सही बात इन्होंने की है कि फास्ट बॉलर को बहुत शौक होता है। हम अगर आप थोड़ा सा पास में जाएंगे तो हम मेक शिफ्ट ऑलराउंडर्स बना रहे थे। मैं अनवर अली से उनका कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ऑलराउंडर थे। हाँ, उन्होंने इंप्रूव किया और अपनी बैटिंग अच्छी की। आपने बिलावल भट्टी को भी ऑलराउंडर बना दिया, आपने वसीम जूनियर को भी ऑलराउंडर बना दिया, शादाब, चले मैं उनकी बात नहीं करता, आप शाहीन को भी ऑलराउंडर कह रहे हैं, ये ऑलराउंडर नहीं होते। आप फ़हीम अशरफ को कह सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे हम डिबेट कर सकते हैं, कह सकते हैं।
नवाज देखिए उन्होंने फर्स्ट क्लास में बहुत सेंचुरीज की हैं, वो टॉप ऑर्डर पे भी खेलते रहे, वन डाउन और खेलते रहे वो। पाकिस्तान में 50 ओवर्स गेम में 39 रन उनका हाईएस्ट है जी, वनडे में तो है, लेकिन 4 डे में तो वो उन्होंने सेंचुरीज की हुई है। मतलब उन्हें खेलना आता है, मतलब अगर आप कहें कि उन्हें खेलना नहीं आता तो ये गलत होगा। उनको खेलना आता है, बैटिंग आती है उनको। हम ऑलराउंडर बना रहे हैं, ऑलराउंडर पहले से होता है जिसको आप कॉन्फिडेंस दे के टीम में लाते हैं ताकि वो आप परफॉर्म करें, बजाय इसके कि आप टीम में ला के उसको ऑलराउंडर बनाएं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी टीम्स में और हमारी टीम्स में कि वो ऑलराउंडर पहले से पिक करते हैं और उनको जो है वो कॉन्फिडेंस दे के उनको प्रॉपर प्लेयर बनाते हैं। हम यहाँ से टीम में ला के उनको ऑलराउंडर्स बनाते हैं। ठीक हो गया खवातीन रोजात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सीधा बदी भाई के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे क्विंटन डी कॉक के हवाले से कुछ सवालात, और फिर आपको एक वाकया भी बताएंगे 2009 के वर्ल्ड कप का और 2023 के वर्ल्ड कप में क्या कुछ ममासत थी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। और अब चलेंगे, नजर डालेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच की मैच समरी पे और देखेंगे कि क्या कुछ किया है साउथ अफ्रीका की जानिब से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने। और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कुछ भी ना कर सके, फिलिप्स ने 60 रन बनाए। उसके अलावा बारी बरकम न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप थी लेकिन ट्रैप हो गई साउथ अफ्रीका के हाथों, और कमाल का आज डिस्प्ले मिला है हमें साउथ अफ्रीका की जानिब से। साउथ अफ्रीका पुट 357 for 4 in 50 overs. Rasif van der Dusen all the way from Islamabad United 133 in 118 deliveries. Cock 114 in 116 deliveries. David Miller 53 in 30 deliveries. Bouma 24 in 28 deliveries. When you talk about New Zealand bowling, टीम सऊदी 77 for 2 आज खेले हैं सऊदी फर्गुसन की जगह। विकेट लेने में कामयाब हुए लेकिन एक्सपेंसिव थे। ट्रेंट बोल्ट 49 for 1 और जिमी निशाम वाज वेरी एक्सपेंसिव 69 for 1 in 5.3 overs। मैट हेनरी 31 for 0 और इंजर हुए थे, उसके बाद बाहर हुए 5.3 ओवर्स में। न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो 167 for 10 in 35.3 ओवर्स। ग्रैंड फिलिप्स पुट 60 रन एंड उनके साथ साथ विल योंग ने 23 रन बनाए, मिचेल ने 24 रन बनाए और बोल्ट ने 9 रन बनाए। केशव महाराज 46 for 4 in 9 ओवर्स। ये होते हैं जी स्पिनर, दुनिया के स्पिनर देख लें। मार्को एंसन 31 for 3, ये नवाज के कंपेटिटर आप इनको कह सकते हैं। उसके बाद कर्टजी 41 for 2 एंड कगिसो रबादा 16 for 1। साउथ अफ्रीका वन बाय 190 रन। बदी भाई आपकी तरफ आऊंगा, मुझे बताइएगा कि क्विंटन डी कॉक चौथी सेंचुरी लगा चुके हैं, जैसे हसन भाई ने स्टार्ट में बोला था, लेकिन क्या कोई पाकिस्तान में इस तरह का प्लेयर हो जो कि इस तरह की फॉर्म में मौजूद हो और वो इस तरह सेंचुरीज कर रहा हो, तो वो तो पाकिस्तान की जान अगले 10 साल तक नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो 31-32 साल के हैं। ये कल्चर कब बदलेगा पाकिस्तान में? और आप देखिए कि डी कॉक को छोड़ के क्रिकेट जा रहे हैं। ये मैं आपसे वही हम बात करें, देखिए हम ना तो अपनी गलतियों को मानते हैं और ना ही हम क्रिकेट की जान छोड़ना चाहते हैं जब तक, क्योंकि अब ऐसा है कि एक तो इसमें मशहूरी इतनी है, पैसा इतना है, लीग्स इतनी आ गई हैं, तो हर कोई खिलाड़ी चाहता है कि मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा रहा हूँ। बहुत से तो खिलाड़ी आपके पास ऐसे होंगे जो 42-43 साल के हो चुके हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल लेके रिटायरमेंट अभी तक नहीं ली, इस वजह से कि हो सकता है कि फिर कहीं मौका मिल जाए। भाई ऐसा नहीं होता। देखें आप डी कॉक की मिसाल आपके सामने, फिर आप एबी डिविलियर की बात देख लें कि एबी डिविलियर ने जो क्रिकेट छोड़ी थी वो फुल फॉर्म में था, रन्स कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझसे वो चीज़ नहीं हो रही जो पहले मैं करता था। तो ये लोग जो हैं अपनी अरूज पर ही क्रिकेट छोड़ देते हैं और फिर उनकी इज्जत भी होती है। हमारे यहाँ ये है कि जब तक निकाला ना जाए, जब तक बाहर ना किया जाए, उस वक्त हमारे क्रिकेटर जो हैं वो जान नहीं छोड़ते, क्योंकि क्रिकेट में हर चीज़ आपको मालूम है, मराठी इतनी है। और दूसरा डी कॉक की जहाँ तक आपने बात की, देखिए ऐसा प्लेयर आपको चाहिए कि जो आपको रन्स करके दे, फिर उसके अलावा जो उसकी कीपिंग है, फिर कप्तान भी वो रहा है, वो बहुत सी चीज़ों को समझता है। फिर बहुत से खिलाड़ियों को जो उसके साथ जो मिडल में आते हैं या थर्ड अपना खेलने के लिए आते हैं, उनके साथ उसकी जो बातचीत होती है, तो ये एक प्लेयर के लिए बड़ी होती है। हमारे पास ऐसा है कि पिछले कितने दिनों से आप देख लें कि ना इमाम हमसे रन करके दे रहा है, ना फखर रन करके दे रहा है, और ना ही हमारे जो है जो रिजवान है शुरू के 2 मैचेस में रन किए, उसके बाद उनकी फॉर्म भी चली गई है, कप्तान से खुद रन नहीं हो रहे। तो ऐसा ये होता है कि जब भी आप मुझे समझ नहीं आया कि आप कप्तान पे आप प्रेशर इतना डाल देते हैं, वो कहते हैं आप मीडिया वाले इतना प्रेशर डाल देते हैं, रन ही नहीं हो रहे। अच्छा मुझे ये बात बताएं, अभी इंग्लैंड की टीम आ रही है, इंग्लैंड की टीम के कप्तान ने कहा जी कि हम बड़ी तैयारी करके आए थे, सब कुछ करके आए थे, हम यहाँ नाकाम हुए। मैं इस जिम्मेदारी को वो करता हूँ कि भाई हम वर्ल्ड कप से आउट हो चुके, मैं मानता हूँ कि हम बुरा खेले। कहा हम तो ये भी नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं आज बुरा खेले, कल देखना हम तो नंबर 1। अभी बाबर की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी,
पहले हमने क्लास दिखाई है, हम आपको नंबर 1 बन के दिखाएंगे। ओ भाई क्लास हमें नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए कि आप नंबर 1 जब बने थे ना नेपाल, श्रीलंका और बी टीमों को आने के बाद, तो यहाँ नंबर 1 की जरूरत थी कि यहाँ आप आज मुझे जो है ना श्रीलंका के लिए अपना न्यूजीलैंड के लिए बदुआ नहीं करनी पड़ती, मुझे साउथ अफ्रीका के लिए दुआ नहीं करनी पड़ती। तो ये दुआएं और बदुआएं जो है ना आज हम किसी को दे रहे हैं, कोई हमें दे रहा है, तो ये चीज़ों की जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली आप जाएं ना अगर सेमीफाइनल फाइनल में, तो मज़ा आता है कि यार मेरी टीम जो है खेली और ऊपर चली गई। तो आप जब आप नंबर 1 बैट्समैन हैं, आपके पास नंबर 1 बॉलर है, आपके पास दुनिया के बेहतरीन पेस अटैक बकौल आपके कि भाई हमारे पास पेस अटैक किया, तो वो कहाँ यहाँ क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? करना चाहिए ना परफॉर्म। तो हमें ये नहीं पड़ती। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे रोज़ाना मुझे लोग कहते हैं कि हम तो नंबर 4 में आएंगे, सेमीफाइनल खेलेंगे। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई मुझे बताओ कुछ तो तरीका तो बताओ। चलो ठीक है, आप न्यूजीलैंड की टीम आज हार गई, क्या न्यूजीलैंड से श्रीलंका से हार जाएगी? क्या न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हार जाएगी? क्या इंग्लैंड पाकिस्तान से हार जाएगा? ये क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान से नहीं हारेगी? नहीं लगता। मैं आपके शो में कहता हूँ कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान से नहीं हारेगी। चले जी, बदी भाई कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान से नहीं हारेगी। गेम है तो अब देखिए सर से अगर वो आज हार गई है तो नेवर नो। बातें तो आज सच्ची कर रहे हैं, बातें तो देखिए वो क्रिकेट खेल रहे ना हुसनैन भाई, एक सुने, वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो हम नहीं खेल रहे। एक मैच में हमारा फखर चल गया तो हमने वाह 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 40-60 छक्के लगा दिए भाई उसने आते ही। देखिए वो बॉलिंग और ये बॉलिंग जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहता हूँ अल्लाह करे मेरी टीम जीते, नंबर 4 पे आए, अल्लाह करे जीते। लेकिन मसला सारा ये है कि ग्राउंड में भी परफॉर्म करने वाला कोई हो, कप्तान भी ऐसा हो कि जो इनको बताए कि यार ये स्क्वायर लेग है तो स्क्वायर लेग पे किसको खड़ा करना है, पॉइंट पे किसको खड़ा करना है, कवर का फील्डर कौन सा है, स्लिप का कौन सा है, ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए ना। ठीक हो गया बदी भाई। अच्छा बदी भाई कह रहे हैं कि अल्लाह करे मेरी टीम नंबर 4 पे आए। हसन भाई आपसे सवाल ये है कि अगर टीम पाकिस्तान नंबर 4 पे आ गई तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान की टीम नंबर 4 करती है, और अगर नंबर 4 पे आ गई तो फिर मुकाबला हमारा इंडिया के साथ होगा, तो अगेन सेमीफाइनल कोलकाता में एक बड़ा ग्राउंड होगा, बड़ा क्राउड होगा। पहले तो आपने बारिश का बता दिया है, बारिश हो जाएगी जितनी डिबेट कर रहे हैं। नहीं वो तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बताया ना, लेट्स सपोज कि बारिश ना हो, बारिश हमने श्रीलंका में भी हुई लगाई हुई थी। हाँ वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन की थी, वही दोबारा सिनेरियो दोबारा यहाँ बन गया वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान अगर होता इफ एंड बट में दोबारा आ गया है। मगर आप शुरू में देखें, थ्रू आउट में जब भी कोई टूर्नामेंट इवेंट होता है तो आपको अपना रन रेट मेंटेन करना पड़ता है, चाहे आप हारें या जीतें किसी भी तरह से। वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी कहीं नजर नहीं आई थ्रू आउट 7 मैचेस में अब तक। और कभी ओपनर्स को चेंज कर रहे हैं, कभी कैप्टन चेंज हो रहा है, कभी किसी को ये जो टीम मैनेजमेंट होती है सबसे पहले किसी टूर्नामेंट को खिलाने लेके जाती है, पहले ये बोलती है यार हारो या जीतो, मगर आप अपना रन रेट जो है ऐसा रखना ताकि आने वाले मैचेस में दूसरी टीम अगर हारी हो तो वो वहाँ पर जाके आप जो है वो एक स्टेज पर आके खड़े हो जाएंगे। तो अब माइनस में जा रहा है अगर रन रेट अगर पाकिस्तान का देखें, अगर दोनों मैच भी जीतती है। मगर फिर वही बात कि इफ एंड बट में क्या क्या होगा आपका। अब जिस तरह से बात करिए बॉलिंग के बारे में, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग बड़ी स्ट्रेंथ अच्छी है, नो डाउट। फखर जमान अगर उन्होंने 81 रन की इनिंग खेली है तो बॉलिंग का भी बड़ा फर्क आएगा आपका बांग्लादेश के अगेंस्ट के लिए बॉलिंग में। थोड़ा सा बदी भाई से भी इसी बात से मैं थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूँ कि न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो अभी तक उस तरह क्लिक नहीं कर रहे। न्यूजीलैंड की सारी टीम सेटनर के इर्द गिर्द घूम रही है और साथ फिलिप्स भी विकेट्स ले रहे हैं। आप देखिए मैट हेनरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं, एक ट्रेंट बोल्ट ऐसे बॉलर हैं जो कि लेटर पार्ट में, क्योंकि T20 का उनके पास तजुर्बा ज्यादा हो गया, तो लेटर पार्ट में आके बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करवाते हैं। आज तो वैसे पूरे मैच में उन्होंने अच्छी करवाई। नेवर नो, अगर जिस तरह से फखर का बल्ला चलना शुरू हो गया है और अगर वही पहले बैटिंग अगर पाकिस्तान की हो जाए या फिर अगर लो कम स्कोर किया हो न्यूजीलैंड ने, तो बॉलिंग का एडवांटेज होगा। अगर बॉलिंग हल्की होगी, अगर पाकिस्तान फिर चेस करेगा और तो फिर यही स्ट्राइक रेट हो सकता है। पिच भी अगर अच्छी हो, डिपेंड करते हैं कि जहाँ पर थोड़ी सी स्पिन पिच होती है, ट्रिकी पिच होती है, वहाँ आपको पता है कि बीच में फंस जाते हैं हमारे जो बैटर्स हैं। सेनेटर थ्रू आउट स्पिनर बड़े अच्छे हैं उनके पास, महाराज भी बीच में बॉल कर लेते हैं। मगर बात ये है कि डू एंड डाई वाला मैच है। हमारा टॉप ऑर्डर थ्रू आउट अच्छा नहीं खेल रहा था। टॉप ऑर्डर में जो कन्फ्यूजन हुई है यही हुई है कि ओपनर्स इमाम को बिठा रहे हैं, फिर अब्दुल्ला शफी भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, एक सेंचुरी उन्होंने करी, उसके बाद फिर वो डाउन हो गए। 60-70 रन करके आप बीच में जो है ना वहाँ पर आउट हो रहे हो। और गेम हमेशा 50 ओवर में 23 ओवर 20-22 ओवर में बनता है, जहाँ पर आपको लिफ्ट करना पड़ता है। एक सेकंड गियर होता है जिसे कहते हैं क्रिकेट का, वो लगाना पड़ता है। और वहाँ थ्रू आउट वर्ल्ड कप में आप देखें कि वाइट जो है वो साउथ अफ्रीकन टीम है जो 20-22 ओवर के बाद भी उनके पास इतने टैलेंटर या बैटर्स कह लेंगे कि वो आगे 50, 60, 70 रन कर रहे हैं। इसीलिए 300-350 रन थ्रू आउट द मैचेस में उन्होंने किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए। अच्छा हसन भाई, 92 की निशानी है तो सब सुनते हैं कि 92 की ये भी निशानी है, 92 की ये भी निशानी है। मीम हमने ये भी सुनी कि पाकिस्तान की टीम इस दफा अगर सेमीफाइनल पहुंच गई तो 92 की नहीं बल्कि क़यामत की निशानी होगी। लेकिन मैं 2009 की आपको एक निशानी बताता हूँ। 2009 में अब्दुल कादिर पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर थे और
पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से हारी थी। इंग्लैंड के हारने के बाद इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो बड़ी डाउन चली गई थी। यूनुस खान उस वक्त कप्तान थे और तमाम तर प्रेशर आया था अब्दुल कादिर पे, और अब्दुल कादिर टूर्नामेंट के दौरान ही इंग्लैंड की हार के बाद रिटायर हो गए थे अपनी पोस्ट से। चीफ सेलेक्टर का ओहदा उन्होंने छोड़ दिया था और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि 2009 का फाइनल पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ खेला और पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी और पाकिस्तान दूसरी मरतबा वर्ल्ड टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर हैं और इन बिटवीन द टूर्नामेंट उन्होंने अपनी चीफ सेलेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया है। और ये 92 से, तो 92 की निशानी तो हो या ना हो, लेकिन ये 2009 की एक बहुत बड़ी निशानी है जान पर। देखिए, अगर हम इन चीज़ों पे जाएंगे ना, हम, मेरा नहीं ख्याल कि हम इन चीज़ों को कंसिडर करें। ठीक है, ये हम एक थोड़ा अज़रा तफन्नुन ये बात कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए अगर हम ये सोचते मतलब आप रहेंगे, क़यामत की निशानी बताना चाह रहे हैं। देखिए 2009 में अगर आप टीम देखें वो बहुत डिफरेंट और बहुत प्रोफेशनल टीम थी। आज हम पैसे तो बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन प्रोफेशनलिज्म कहीं नहीं नज़र आता। आप सेकंड मैच देखें, जैसे हमने श्रीलंका को हराया, मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि यार इतना अच्छा खेल के, जहाँ पे जो ये आज का सिनेरियो था एग्जैक्टली, अगर आप देखें न्यूजीलैंड का वही सिनेरियो था। 345 हमने करने थे, 358 इन्होंने करने थे। इनके किसी बैटर ने जो है वो उसको लेके नहीं चले, कोई जिम्मेदारी ली नहीं। वहां पे अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने इतना अच्छा खेला कि हमें खुद थोड़ा हैरानगी हो रही थी कि और अगर देखें, अगर लंबी बाउंड्रीज नहीं लग रही हैं आपके पास तो प्लेसमेंट हो सकती है, स्टाइल रोटेट कर सकते हैं आप। वहां पे भी यही और हुआ। आज ये भी न्यूजीलैंड का हुआ कि फ्लिप से खड़े हुए थे, वो भी मारी जा रहे हैं, जो आ रहा है हिट मारी जा रहा है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि गेम प्लान चेस करने के लिए आपको ऐसा होता है कि पार्टनरशिप जरूरी है और सिंगल डबल्स भी करें बीच में। बिल्कुल, देखिए वहां पे उन्होंने एक दूसरे को जो है वो रिस्पेक्ट दी, स्ट्राइक रोटेट किया, वो खेलते रहे। आप रिजवान की उस दिन की मैच के बाद की आप गुफ्तगू सुन लें और अब्दुल्ला की भी सुन लें कि हम एक दूसरे को कह रहे थे कि मैच को आगे लेके चलो, आगे लेके चलो। वो वाली स्ट्रेटजी आज भी न्यूजीलैंड को भी दिखानी चाहिए थी। जैसे हसन भाई ने बात की कि यहाँ पे हम सोच ही नहीं रहे कि कंडीशंस क्या हैं। हम अगर इस पे रहेंगे कि अब्दुल कादिर साहब ने रिज़ाइन दे दिया तो शायद अब वो हमारे लिए कोई अच्छी वो हो जाएगी, इंजमाम ने दे दिया तो हमारे लिए कोई अच्छी हो जाएगी। अगर आपके बोर्ड में ये मसले चलते रहेंगे, ये खेले में टेस्ट प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इनको भी पता है। आप दरवाजे से आए हैं, बस वो क्या कह सकते हैं। अगर आपका बोर्ड सेटल नहीं है, आपके प्लेयर कैसे सेटल होंगे? अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मुझे ये नहीं पता मेरा बॉस कल क्या है, तो मेरी जो आप कहेंगे कि मैं किसके साथ जो है ना वो सेटल होऊंगा, कि आया मैंने काम करना है नहीं करना है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। हम इसी इफ बट्स में भी इसी वजह से लगे हुए हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भूल गए हैं, ना जो प्लेयर्स का मोमेंटम बन रहा है, ना टीम का मोमेंटम बन रहा है। सेकंड मैच पता नहीं हम कहाँ खेले हैं, वो इसी वर्ल्ड कप में खेले या नहीं खेले, लेकिन जो अब हम 5 मैचेस खेले हैं, बांग्लादेश के मैच को छोड़ दें, मैं कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि बांग्लादेश वैसे ही डाउन है। तो ये चीज़ चल रही है। नहीं, फिर इम्प्रूवमेंट है ना हम क्रिकेट की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड कप तो अभी खत्म हो जाएगा, दोबारा शोर शराबा और डिबेट चल रही है, मगर फिर हम 4 साल के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद फिर वही फ्रेंचाइज लीग आ रही है। मगर ये कह रहे हैं आपने बोर्ड की तब्दीली की बात की तो मैं बदी भाई के पास जाऊंगा। बदी भाई, आपकी खबरें जो है वो बड़ी सुनी भी जाती हैं, पढ़ी भी जाती हैं। 4 नवंबर को ज़का अशरफ साहब का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, जो उनको एक्सटेंशन मिली थी। अब क्या समझते हैं, 4 को ज़का अशरफ साहब चेंज होंगे या फिर 4 को जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, अगर पाकिस्तान जीत गया तो फिर सोचा जाएगा कि यार चलो देखते हैं, वर्ल्ड कप के बाद फैसला करेंगे या 11 को फैसला करेंगे इंग्लैंड के साथ। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो गुड्डी हवा में उड़ रही है, बस उसको खींचना है या डील देनी है, 2 चीजें हैं। जी बदी भाई, एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे लग रहा है कि इनको जो है ना इनके पास आ गया कि भाई अभी आप हैं, अभी आप जो है मौजे करें, अभी जब तक वर्ल्ड कप है आप हमारे साथ ही हैं। तो एक आईसीसी की मीटिंग भी है 18 तारीख को, फाइनल से एक दिन पहले जो है आईसीसी की मीटिंग है भारत में, जिसमें तमाम बोर्ड सरबराहान को बुलाया गया। उसमें ज़का अशरफ और सीईओ जो हैं हमारे सलमान नसीर साहब, ये भी जा रहे हैं वहाँ पर। वो मीटिंग होगी, उस वर्ल्ड कप के बारे में भी बातें होंगी, बहुत सारी जो चीज़ें इसकी भी बातें होंगी। तो मेरे ख्याल में इनको पता चल गया है कि अभी आप हैं, वर्ल्ड कप जब ख़त्म हो जाएगा तो वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद कुछ इस तरह की चेंजें आएंगी। दौरान वर्ल्ड कप से ये 4 तारीख को आप जैसे कह रहे हैं या फिर 11 तारीख को आप कह रहे हैं इंग्लैंड से आखिरी मैच है, तो जब ये हम आखिरी मैच खेल के 11 को वापस आ रहे होंगे तो उसके बाद ही कुछ होगा कि फैसला के ज़का अशरफ रहते हैं या नहीं रहते हैं। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते 10 दिन मजीद उनको काम करने पड़ेगा और हो सकता है कि इनको लंबी वो भी मिल जाए और इनको कहा जाए कि भाई अब जो है क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो आप अपने भी इलेक्शन कराएं, इलेक्ट हो जाएं, ताकि हम आपको चेयरमैन बोल सकें। क्योंकि अभी तक मैं आपको चेयरमैन नहीं बोल सकता क्योंकि आप भी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, जैसे दीगर बोर्ड मेंबरान हैं ऐसे वो भी हैं।
तो यहाँ तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। दूसरा अभी आप थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ऑलराउंडर की, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। देखें ऑलराउंडर जो होता है ना, किसी को उठा के बना देना, किसी के कहने पे कि इसको बैटिंग कराओ ये ऑलराउंडर बन जाएगा, या पीएसएल में उसने 4 छक्के लगा दिए तो वो ऑलराउंडर बन जाएगा, या पीएसएल में किसी ने 5 नंबर पे बैटिंग कर दी तो वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर बन गया। देखिए ऐसा नहीं होता। ऑलराउंडर एक कुदरती ऑलराउंडर होता था, जैसे पहले अब्दुल रज़ाक थे हमारे पास, अजहर महमूद थे, इस तरह का ऑलराउंडर आपको चाहिए। बीच में एक फ़हीम अशरफ को बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन था, लेकिन आपने खुद ही ज़ाया किया। एक प्लेयर को 2 चांस देते हैं फिर बार कर देते हैं, 4 चांस देते हैं फिर बार कर देते हैं। अगर आपने उसको कुछ बताना ही है, कुछ बनाना ही है, 14 रुकनी आपने कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है भाईजान, तो वो किस लिए रखा हुआ है मुझे ये बताएं। वो सारे के सारे जब पाकिस्तान का जीत रहा था तो तालियां बजाई जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, वैसे लग रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत गए। भाई जो पिछले 4 मैच गुजरे हैं उसमें आप लोग क्या कर रहे थे? सर ऑलराउंडर की आपने बात की, तो आमिर जमाल साहब का क्या कसूर है? क्या उनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, एपीके से नहीं है, या फिर किसी ऐसे इलाके से नहीं है? ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, वो उसको बॉलिंग करना भी आती है, उसको बैटिंग करना भी आती है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। अभी आप हसनैन भाई ये मुझे बताएं ना, अभी एशिया कप हुआ, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई, सब लड़कों को लेकर गए, बेंच पे बिठाया, तैयब तारिक का क्या कसूर था? उसको कहा जी आप हमारे साथ हैं एशिया कप में, एशिया कप से पहले इसको बात आपने बदी भाई 6 मैचेस के बाद तो एशिया कप से लेकर 6 मैचेस के बाद तो सलमान अली आओ खिलाया, वो ऑलराउंडर खेल रहा है टीम में, कोई और नहीं कराया। अगर बदी भाई आप माइंड ना करें तो मैं आपको कसूर बताऊं, तैयब ताहिर का क्या कसूर था? जी तैयब ताहिर का ये कसूर था कि इस वक्त जो करंट लॉट खेल रही है, 6 के 6 ऊपर वाले प्लेयर्स खेल रहे हैं, फखर जमान को थोड़ा सा बाहर निकाल दें, ये सारे एक ही तरह के प्लेयर हैं। टच प्लेयर जरूर है, लेकिन इनके साथ जो है ना, ये 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के नहीं लगा सकते, एक छक्का लगा के 5 डॉट करने वाले प्लेयर हैं। तैयब ताहिर में ये एबिलिटी मौजूद थी कि वो स्पिन को छक्के लगा सकते थे, वो अपनी जो गेम है उसको इंप्रूव करने की और ज्यादा जो है ना सलाहियत रखते थे इस बड़े एरिना में। इस वजह से उनको नहीं लेके गए ताकि कहीं कब्जा ना हो जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी प्लेयर को आगे नहीं आने दिया जा रहा। यही 6-7 लड़के पीएसएल के दरियाफ्त जो हैं वही खेले जा रहे हैं। भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों कराते हैं? क्यों नहीं कराए पे? इसका कोई फायदा ही नहीं है। कादिर ट्रॉफी का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान का कप का कोई फायदा नहीं है। जब उसका प्लेयर ही नहीं लेते, आपने जो है जो टीमें जो हैं वो लेनी है पीएसएल की परफॉर्मेंस से। आरएस हॉक को क्यों नहीं कहते जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले? भाई क्यों नहीं कहते? क्योंकि एक बड़ी फ्रेंचाइज का फास्ट बॉलर तो इसीलिए उसको नहीं कहते। आप शाहीन शाह अफरीदी जब फारिग हो 2-3 महीने उसको कह देते हैं लीग खेलने चला जाए, उसको बोले भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अगर सरफराज डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकता है, जो कप्तान भी रहा है, सब कुछ रहा है, सरफराज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना उस कंपनी से। ये बात आपने सही की। थैंक यू मच। देखे ना आप, कंपनी की मुझे बात याद दिला दी। आप जब वो जो आपके एजेंट साहब हैं वो यहाँ तो थे ही नहीं, वो तो अमेरिका से इंपोर्ट करके लाए गए थे, और उनको यही कहा गया था कि यहाँ पर आप प्लेयर्स के साथ वो करें, और 7 से 8 खिलाड़ी जब एक एजेंट के जेर असर होंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी ठीक हो गया। बदी भाई यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। बदी भाई आप हमारे साथ रहिएगा, आपके साथ वापस आएंगे, गपशप लगाएंगे, हसन भाई से वापस स्टार्ट करेंगे। 1-2 मामलात और भी है जिसको डिस्कस करना है, और शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और आपको पता है कि आजकल हर चैनल में वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन चल रही हैं, और इसी तरह एक चैनल पे बात करते हुए, एक निजी चैनल पे बात करते हुए मुश्ताक अहमद ने कहा कि 1993 में राशिद लतीफ़ ने जावेद मियांदाद को थप्पड़ मारा। और याद रहिए कि आपको 1993 में राशिद लतीफ़ नहीं थे, बल्कि उनका आगाज़ था मोइन खान के साथ, वो कंपेटिटर थे। मोइन खान का भी आगाज़ था, उससे पहले सलीम यूसुफ हुआ करते थे। और इसके ऊपर राशिद लतीफ़ साहब ने केस फाइल कर दिया उस निजी टेलीविज़न पे, और उस निजी टीवी चैनल के जो मेरे ख्याल मैनेजमेंट होगी उस पर भी, और साथ मुश्ताक अहमद और जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं वो शाहिद खान अफरीदी हैं, उन पर भी जो है वो उन्होंने केस फाइल कर दिया। और बड़ा सीरियस है, क्योंकि अब ट्रांसमिशन चल रही होती है, एक क्रिकेटर अगर दूसरे क्रिकेटर के हवाले से बात करेगा तो अब मेरे ख्याल है मामलात अदालत में भी जाएंगे। जीशान साहब बिल्कुल, ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा। अगर मुश्ताक भाई ने बात भी की है, आई डोंट नो, वो सिर्फ एक प्रोग्राम को उठाने के लिए, आपको पता है कि रेटिंग्स का भी बड़ा वो होता है, तो उसके अगर आप अभी लड़ना ना स्टार्ट कर दें, सुबह वायरल होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। हसन भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जावेद भाई एज अ कैप्टन हो और राशिद भाई का करियर स्टार्ट हो रहा हो। एक बहुत बड़ा नाम है, और उस टाइम पे 2 कीपर होते थे, राशिद भाई और मोइन भाई होते थे 2 कीपर, और दोनों का स्टार्ट था। उससे पहले सलीम यूसुफ था, और मेरे ख्याल 90-91 में गए थे सलीम यूसुफ। 2023 चल रहा है ये। अभी चलो आज का प्लेयर T20 या फ्रेंचाइज खेल के आया हुआ होता है, वो थोड़ा सा कॉलर शॉलर कड़े करता है,
और कोच मैनेजर को भी कहता है जरा साइड पे हो जाए, मैं खुद लीड करूंगा। उस जमाने में थोड़ी सी रिस्पेक्ट रहती थी। और जावेद और भाई जावेद भाई जैसे बड़ा नाम होगा, इतना बड़ा ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, सादिक मोहम्मद, हनीफ ब्रदर्स, ये यानी कि प्लेयर्स थे, उन्होंने प्रोड्यूस 6 वर्ल्ड कप खेले जावेद भाई ने सर, यूनिक रिकॉर्ड। तो जावेद भाई ने खेले नहीं है और खिलाए भी हैं, जो स्टार्टिंग फ्रॉम players produce किए हैं। 75 टू 96। एक बहुत बड़ी रेपुटेशन है और बहुत बड़ा एक नाम है क्रिकेट का। तो ये गलत चीज़ें हैं। आप पता नहीं, सीनियर सारे बैठे हुए लोग हैं, ये वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान टीम का लायमल आगे का सोचें कि आगे क्या करना है, आगे क्या ऑलराउंडर निकालना है, और पुरानी चीज़ें जो हैं वो लेके बैठ गए हैं। वो वाली बातें, पुरानी चीज़ें अभी खोलनी तो अकेले बैठ के बात करते हैं, ये चीज़ें जब उस टाइम टीमों में होते थे जब बात करते हैं ना। अब सारी चीज़ें कि उसको थप्पड़ मार दिया, उसको लड़ाई कर दी। 30 साल का कह रहे मेरा भी हो गया, मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि टीमों में लड़ाइयाँ होती थी, कोई बल्ले फेंक रहा है, कोई यहाँ पर शॉटें मार रहा है, कोई कह रहा है कि एक स्लैजिंग हो रही होती थी। हमने तो 30 साल में कुछ भी नहीं कहा कभी, कह रहे मैं आज तक क्रिकेट ग्राउंड में खड़े हुए। इसी वजह से आप जो है ना वो कम मैचेस खेले हैं। नहीं इसी ऐसा वजह से होता शायद भी तो कम है। है। हाँ, मेरा कोई एजेंट नहीं था, मेरी कोई कंपनी नहीं थी, इसलिए शायद। नहीं हसन भाई, आप साथ रहते हैं ना, 3-3 साल 4-4 साल टीम में इकट्ठे रहते हैं, लड़ाई भी हो भी जाती हाँ, है, पूरी ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो नहीं सकती, मगर इतने बड़े लेकिन इतने बड़े सीनियर प्लेयर को सवाल नहीं पैदा होता कि ऐसा हुआ। मेरा अपना जाती है। बदी भाई भी जो है वो, आप काफ़ी अरसे से बदी भाई जर्नलिज्म कवर कर रहे हैं, कि अपनी जर्नलिज्म हिस्ट्री में ये सुना आपने कि राशिद लतीफ़ ने जावेद मियादाद को 1993 में चपेट मारी हो, और उसके ऊपर आज डिस्कस हो रहा है 2023 में, और साथ ही शाहिद आफरीदी और मुश्ताक अहमद के खिलाफ केस अदालत में भी पहुंच चुका है। ये आपके सुनने में शायद गलती हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। मुश्ताक अहमद ने ऐसी बात नहीं की और ना ही कोई शाहिद अफरीदी पे केस हुआ है। ये पीजे मीर साहब जो हैं, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान टीम के किसी दौर में मैनेजर भी रहे, उन्होंने ये बात की थी, और उन्हीं के खिलाफ जो है आज सोशल मीडिया पे आप देखें कि राशिद लतीफ़ ने ये कहा है कि आप माफ़ी मांगे, वरना आज जो है आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मुश्ताक अहमद का नाम नहीं है, क्योंकि सुबह मुश्ताक अहमद आपको सुनते हो कहते हैं यार कि किस तरीके से मेरे खिलाफ बात करो। ये पीजे मीर जो है उन्होंने ये बात की है। लेकिन मुश्ताक अहमद ने रिपीट तो किया ना सर, मुश्ताक अहमद ने रिपीट किया, इस वजह से फिर वो मामला खराब हो गए। मुश्ताक ने कहा, सुना, उसने तो ये कहा कि यार मैंने सुना। अब मसला ये है कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन यहाँ पे सर ऐसा भी हो रहा है कि एक दिन शाहिद खान अफरीदी एक चैनल में बैठ के कहते हैं ये घटिया हरकत है, दूसरे दिन बासित अली कहते हैं आपने जो बॉल जो है मुंह में डाली थी वो घटिया हरकत नहीं थी। तो ये वाली चीजें तो चल रही है ना। ये तो राजीव की, शाहिद अफरीदी की ये बात मुझे बताएं कि आप एक देखो, जर्नलिस्ट का काम है खबर लेके आना, ठीक है। वो कहीं से भी खबर लेके आया, उसने खुद दी या किसी के मुंह से निकलवाई, वो खबर लेके आया, उसने वही खबर दी। चलो ये अलग बात है कि चलो उसको पूछना चाहिए था, जाती चैट है, लेकिन उसको घटिया कहना, ये मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े टीवी चैनल में बैठ के इतने बड़े स्टार होकर आप कैसे कह सकते हैं। तो फिर तो वो बासित अली ने सही जवाब दिया ना कि आप वो गेंद जब चबा रहे थे तो क्या वो हरकत कौन सी थी, उसका हरकत का भी बता देते हमें। तो मेरे ख्याल में शोएब जट अगर कुछ चीजें लेकर आया है या उसने जक्का से बात की है, जक्का ने उसको बताया है, तो वो उसकी थोड़ी सी मिस्टेक है। मेरा ख्याल है कि शोएब जट के तो कसूर नहीं है, अगर जक्का अशरफ साहब ने उनको फोर्स किया है कि आप स्क्रीनशॉट चलाएं तो फिर उन्होंने चलाया। दिलआजारी हुई है तो माजरत करता हूँ, उस माजरत भी कर ली कि किसी की मेरे इस चैट की वजह से अगर कुछ दिलआजारी हुई तो मैं माजरत करता हूँ, उसने वो भी चीज कर ली। लेकिन मसला ये है कि एक सवाल आपसे करता हूं, फिर मैं हसन भाई की तरफ आऊंगा। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर गई और करते कराते सेमीफाइनल तक पहुंच गई या फिर फाइनल तक पहुंच गई, तो आपके चेयरमैन साहब का क्या हाल होगा? क्योंकि जो पहले से स्क्रीनशॉट चला चुके हैं, पहले से टिकर्स आ चुके हैं जी कि आपके इंजमाम और बाबर आजम ने टीम बनाई थी, तो वो फिर क्रेडिट लेंगे या फिर क्या होगा उस वक्त? भाई जब जीत, अगर हम फाइनल में आ गए, सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल में पहुंचे, फाइनल जीत गए, तो फिर तो ये क्या कहेंगे कि मैंने ही तो इंजमाम को कहा था कि इसको रखो, इसको ना रखो, इसको ये करो। ये तो हम क्रेडिट लेने में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम शिकस्त को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तो यहाँ तो मजा जब है जब खुदा ना खासा अगर हार के टीम आती है तो माने जी ठीक है मेरी भी गलती है, चीफ सेक्रेटरी की गलती है, कप्तान की प्लानिंग भी वहाँ काम नहीं है, और खास तौर पर पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसी वजह से शिकस्त माने भाई, मानने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। इससे यही होगा कि हाँ भाई एक बोर्ड ने जो है तमाम चीजें मान ली है कि वाकई हमारी बुरा खेल है, बुरी शिकस्तें हमें हुई, इस वजह से हमारे ये चीजें भी होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये चीजें भी होनी चाहिए। ये जो चपकलस चल रही है क्रिकेटर्स की और आपके सीनियर्स की, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? साल में एक दफा आप लोग सारे टीवी स्क्रीन की जीनत बनते हैं और वहीं पे झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, उससे पहले भी देखेंगे जितने भी हैं फ्रेंचाइजों में मिलते जुलते रहते हैं सारे। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजों की क्रिकेट हो रही है हर जगह, पाकिस्तान में, दुनिया में हो रही है, वहाँ पर एक दूसरे का आमना सामना भी होता है। उसके बाद दोबारा फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट में इतना बड़ा नाम आपने एक मकाम बनाया, पाकिस्तान की वजह से बनाया ना, तो एक रेपुटेशन है आपकी। और जो यंग प्लेयर बच्चे हैं जो देखने वाले हैं, जो हमारे रीजन में खेल रहे हैं, क्लबों में, डिपार्टमेंट में, सभी हर जगह खेल रहे हैं, स्ट्रीट पे खेल रहे हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि आप
एज ए रियलिटी में क्या है और टीवी पे आगे ये चीज़ें क्या कर रहे हैं, तो एक रोल मॉडल होते हैं आप। जो भी स्टार होता है, पाकिस्तान का खिलाड़ी होता है, वो एक जनरेशन के लिए रोल मॉडल होता है। और ये चीज़ें अब सबने क्रिकेट खेल ली है, कोई चीफ सेलेक्टर बन गया है, कोई पाकिस्तान से खेल चुका है, पता नहीं क्या क्या कर लिया है, 4-4 दफ़ा पाकिस्तान टीम में आ भी चुके हैं, वापस फिर चैनलों पर बैठ गए। मगर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इस गलत मैसेज आता है। फिर उसके बाद बाबर आजम का मैसेज जो शो किया गया है वो बहुत गलत है। और पर्सनली जब देखें मैच आप खेल रहे होते हैं, मैच के बाद जब आते हैं तो आपके फोन सारे, लेकिन शो करवाया गया ना सर। देखें शो करवाया गया, किसने करवाया? इंडिया से कोई बंदा नहीं आया था ना, पीसीबी ने करवाया। yes। क्यों करवाया? ये गलत चीज़ है ना। कल को पीसीबी का कोई नुमाइंदा हो, बंदा किसी का सलमान दास से फलां उनका मोबाइल लेके जो है आप देके किसी और को दे दें, तो ये गलत चीज़ है। कैप्टन है पाकिस्तान का और पर्सनल चीज़ें होती हैं, ये ऐसा जो है आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए एज ए कैप्टन के जी साथ। शान, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है, अगर आप कहते हैं कि उन्होंने शो करवाया, मुझे ये बताएं कि ये बात खबर पहले फैलाई किसने? पहले कैप्टन को, अगर कैप्टन ने मैसेज किए तो वो सिर्फ कैप्टन को पता। राशिद भाई ने फैलाई ना, राशिद भाई को किसने बताया? कप्तान ने बताया होगा। तो फिर अगर कप्तान जो है अपने चेयरमैन को मीडिया पे आके खराब करेगा, तो अगर मीडिया पे उन्होंने अगर कोई बात कर दी, ठीक है, उनके मैसेजेस नहीं दिखाने चाहिए थे, लेकिन वो बता देते क्लैरिफिकेशन। मेरा तो एक डिफरेंट मौकफ है। मैं आपको अपना मौकफ बताऊं ना, उनके आप चेयरमैन हैरान के हो दोस्त जाएंगे हैं। कि देखिए, एक तरफ से आपके चेयरमैन का वो आया था जी कि बाबर उनको उनकी कॉल वो नहीं उठाते बाबर की, ठीक है जी। तो मेरा ये मौकफ है कि राशिद भाई एक क्रेडिबल कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी बात लोग सुनते हैं, तो उनकी बात को निगेट करने के लिए अगर एक जर्नलिस्ट ने वो स्क्रीनशॉट दिखा दिया तो इट्स नॉट अ बिग डील। देखिए, सबसे पहले मैं गलती बाबर आजम को दूंगा। बाबर आजम ने ये बात लीक करवाई है, राशिद भाई के थ्रू करवाई है, जिसके भी थ्रू करवाई। ये बात दो बंदों के दरमियान थी, एक बाबर आजम, एक चेयरमैन साहब। अगर बाबर ये बात नहीं लीक करवाता, वो अपना जो है वो अपना मौकफ नहीं बताएंगे कि उन्होंने कहा कि राशिद भाई ने कहा या जिसने भी कहा कि उन्होंने मैसेजेस किए, रिप्लाई नहीं किया। ये बात आई क्यों? सबसे पहले तो यहाँ से बात स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद चेयरमैन साहब हैं, वो बोर्ड के चेयरमैन हैं, कोई ये तो नहीं है कि किसी डिस्ट्रिक्ट या रीजन के चेयरमैन है। इवन वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं होती कि आप अपने चेयरमैन को जो है उनकी चीज़ें आप बोर्ड में मीडिया पे बताना शुरू कर दें। उन्होंने अपना एक मौकफ दिया, उसका जवाब समझ लें, उन्होंने दे दिया। शुएब जट ने चलाया उनको, उनसे किसने चलवाया ये इस पे हम बहस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ज़का अशरफ साहब की बात है, अगर आप उनको इस तरह वो करेंगे, ख़राब करेंगे, तो जाहिर है बात है वो भी जवाब तो देंगे। ठीक हो गया, जवाब वो देंगे। ख्वातीन उज़ात, अब पॉइंट्स टेबल को नजर डालते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम कहां पर पहुंची है और साउथ अफ्रीका टॉप ऑफ द टेबल पहुंच चुकी है, लेकिन अब उनका अगला मैच इंडिया के साथ है और बड़ा ही बेहतरीन मैच होगा। इंडिया अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। साउथ अफ्रीका 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है। इंडिया अभी तक तमाम तर मैचेस जीत चुका है, 12 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पे है। ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पे है। न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ नंबर 4 पे है और पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 5 पे है। अब देखिए, स्लाइटली थोड़ा सा कम हुआ है मार्जिन। पहले 1 पॉइंट समथिंग था न्यूजीलैंड का नेट रन रेट, अब वो 0.48 हो चुका और पाकिस्तान का वहीं पे है। लेकिन अब ये तब्दील होती रहेंगी सूरत हाल। कल के मैच के हवाले से बदी भाई, मैं स्ट्रेट अवे आपकी तरफ आऊँगा, फिर अपने स्टूडियो में बैठे मेहमानों से पूछूंगा। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है श्रीलंका वर्सेस इंडिया का, और मेरा ख्याल है कि ये जो साउथ अफ्रीका है ये ऊपर तो पहुंच चुका है, लेकिन कल के मैच के बाद एक दफ़ा फिर इंडिया मुझे टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तक नाकाबिले शिकस्त इंडिया को क्या श्रीलंका शिकस्त दे सकते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। देखिए, जिस तरह की डिसिप्लिन बॉलिंग इंडिया की टीम कर रही है, बैटिंग कर रही है, और उसके अलावा उनकी जो फील्डिंग है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो है ना वो फुल फॉर्म में है, चाहे उनके बैट्समैन हो। देखिए, उनकी टीम जो है ना एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं कर रही। रोहित अगर रन नहीं कर रहा तो शमिन गिल कर देता है, शमिन गिल ना करे तो विराट कर देता है, विराट ना करे केएल राहुल कर देता है। तो ये इनकी एक टीम ऐसी है कि जो मुसलसल जो है परफॉर्म कर रही है। और फिर आप अगर बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में शामी के आने से इतना ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग हो गई है, और बुमराह और शामी जिस तरीके से शुरू के ओवर कर रहे हैं, खास तौर पर आप देखें कि किसी भी बैट्समैन को वो खुल के खेल नहीं दे रहे। और स्टैंडिंग बॉलिंग जो है वो बुमराह की हो रही है। देखें, दो हसन भाई बैठे हैं, इनको ज़्यादा पता होगा कि जिस तरीके से वो स्विंग कर रहा है, आउट स्विंग कर रहा है, इन स्विंग हो रही है, वो बिल्कुल डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहा है। शामी जिस तरीके से बॉल कर रहा है और विकेट टू विकेट बॉल कर रहा है। विकेट टू विकेट बॉल करने का फायदा ये है कि बैट्समैन उस पर गलती करता है और गलती करके आउट होता है, और बाहर गेंदे करेंगे या तेज करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो आपको जो है वो मार पड़नी है। तो मेरे ख्याल में कल के मैच में इंडिया की टीम जो है वो फेवरेट लगती है मुझे। कल के मैच में बदी भाई को इंडिया की टीम फेवरेट लग रही है। हसन भाई, आपको कौन सी टीम फेवरेट लग रही है? देखिए, अभी ये जिस तरह से इंग्लैंड का देखा ना, मैंने अभी आपने मैच के पॉइंट टेबल दिखाया है, तो चैंपियन टीम देखें कहाँ पर है, 2 पॉइंट्स के साथ, और अपसेट भी हो रही है जिस तरह से अफगानिस्तान के मैच हुए इंग्लैंड। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है अभी टॉप पे सेकंड पे है, 12 पॉइंट्स हैं, तो कल अपसेट हो सकता है एक और वर्ल्ड कप का। आई रेकन श्रीलंका में मैं जाऊँगा कल, मुझे लग रहा है कि श्रीलंका जीतेगी, और कहीं ना कहीं ऐसा अपसेट होता है इस वर्ल्ड कप में। अगर लेट्स सी देखा है, पिच का बिहेवियर देखें किस तरह से, मगर
श्रीलंका पे जाऊंगा मैं, क्योंकि विक्रमा और जिस तरह से निसांका हैं और 2-3 प्लेयर ऐसे हैं लंका के हसन भाई आप के तो मैच मुझे में चुप कर गए बिल्कुल। मैं चुप कर गया हूं इसलिए क्योंकि मैचेस में थ्रू आउट अगर वर्ल्ड कप में देखें तो काफ़ी अपसेट नजर आए हैं, तो एक अपसेट अब तक नहीं हुआ है। अनबीटन जो टीम है इंडिया की और होस्टिंग भी है इस वर्ल्ड कप में, तो मुझे लग रहा है कि अपसेट लेकिन नजर आ अगर रहा है। इंडिया अनबीटन ना गई तो आपकी पाकिस्तान के चांसेस कम हो जाएंगे। पाकिस्तान के चांसेस कम हो जाएंगे, मगर फिर भी ये करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इंडिया कुछ भी कर सकता है। देखे ना, ये बात बदल दी हसन भाई, यही तो मसला है ना, ये बात बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको नजर आया कि श्रीलंका भी ऊपर आ सकता है, तो आपने फौरन कह दिया इंडिया जीत। जी जिशान भाई। दोनों एशियंस टीम है, सेम कंडीशंस हैं, थोड़ा मुझे लगता है मैच टफ होगा। इतना आसानी से श्रीलंका, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं, लेकिन कुछ मैच उन्होंने बहुत अच्छे भी खेले। मेरे ख्याल से बड़ा टफ मैच होगा, बैलेंस मैच होगा। बैलेंस मैच होगा कंसीडरिंग कि इंडिया जिस फॉर्म में मौजूद है। जी देखिए, उनके भी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, कंडीशन सेम है और दोनों एशियन एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते भी हैं। वर्ल्ड कप में अपसेट्स हो चुके हैं, कंसीडरिंग दैट मेरे ख्याल से एक बहुत टफ और बैलेंस मैच होगा। ठीक हो गया जी। और कल हमने सवाल किया था कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और असद खान साहब फ्रॉम मर्दान ने फोरकास्ट की जानिब से, डेली ओसाफ और एबी न्यूज़ की जानिब से खूबसूरत गिफ्ट टैम्प पर अपने नाम किया है। और कल कौन होगा मैन ऑफ द मैच ये आप भी बता सकते हैं, और आप भी जीत सकते हैं फोरकास्ट की जानिब से, एबी न्यूज़ और डेली ओसाफ की जानिब से गिफ्ट टैम्प पर। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। बदी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड दिशान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।